अविनाश मेंटोर रिसर्च के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संदीप। सर, घरेलू स्तर पर जो हो रहा है उसकी तो मैं बातचीत करता हूं, लेकिन ग्लोबल स्तर पर हम देख रहे हैं कि सर बहुत कुछ घट रहा है। ट्रम्प साहब ने एक तो ईरान का जो प्लान है, ऑफर है, उसको खारिज कर दिया और नाकाबंदी जारी रखने की जो बात की गई है ना सर, वो कच्चे तेल को पसंद नहीं आई। $120 के पार हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंचता हुआ दिखा है। प्लस ये फेड बैठक का फैसला, ये ज्यादा भारी पड़ जाएंगे सर आज घरेलू संकेतों पर। मैं एग्जिट पोल्स की बात करता हूं कि कैसे आए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखो संदीप, मैंने 2-3 दिन पहले आपको बताया था कि क्रूड का भाव बढ़ रहा है और कल बाजार में हमने अच्छी तेजी देखी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये तेजी थोड़ी सी रुक जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए, आज जैसे आपने कहा कि ईरान का जो प्रपोजल था वो ट्रम्प साहब ने अभी रिजेक्ट कर दिया है, तो वापस हम वही सिचुएशन पे पहुंचते हैं कि कोई भी सोल्यूशन मार्केट को जियो पॉलिटिकल वॉर के ऊपर मिला नहीं है। बातचीतें बहुत हो रही है, लेकिन जो सोल्यूशन मार्केट चाहता है कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो, वो होने वाला नहीं है। ये आती नहीं है तब तक मार्केट को ऊपर जाने में तो जरूर दिक्कत होगी। कल एफआई का भी आंकड़ा मैं देख रहा था, कल भी उन्होंने करीबन 2000 करोड़ का सेल ऑफ किया है, तो उसका मतलब अभी काफी ऐसी लिक्विडिटी इनके पास अभी भी बाकी है जिससे मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो। एग्जिट पोल्स पे तो मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ बाजार का इम्पैक्ट नहीं आएगा। मान के चलिए, अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी आती भी है तो एक थोड़ा सा सेंटिमेंटल रैली आ सकती है, लेकिन उसको आगे सस्टेन करना डिफिकल्ट रहेगा। तो मुझे लगता है वो बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा। बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आज जब शाम को एग्जिट पोल आएंगे, तभी लोगों का डेफिनेटली ख्याल रहेगा कि अगर वेस्ट बंगाल में बीजेपी आती है तो शायद 1 आध 2 दिन के लिए आपको एक थोड़ा सा बाउंस और बम्प अप मार्केट में देखने को मिल सकता है। लेकिन आज तो ये कोई बम्प अप की उम्मीद नहीं लगती। जिस तरह से कच्चा तेल $120 के पार निकलता हुआ दिखा, ट्रम्प साहब के जिस तरह के बयान आए हैं। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो एशियाई बाजार आज कमज़ोर हैं, जिस वजह से कच्चा तेल उछला जिस तरह से, उसी का इंपैक्ट हम देखें कि एशियन मार्केट्स में दिख रहा है। निकेई यानी कि जापानीज मार्केट में 1% की गिरावट है। हैंगसेंग में भी करीब 1% आपको नीचे कारोबार होता हुआ दिखेगा। एक तो फेड का फैसला जिसमें ब्याज दरें स्थिर रखी गई हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया है, और कच्चे तेल में जो उबाल आया उससे एशियाई बाजारों में चिंता साफ तौर पर दिख रही है। एक जापान के फैक्ट्री आउटपुट के नंबर्स भी आए हैं, उसमें कमी देखने को मिली है। ज़्यादातर जो ईरान यूएस वॉर चल रहा है उसी से लोग मान रहे हैं कि शायद इसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिला है। अमेरिकी बाजार कल मिले जुले बंद हुए। डाउ में 280 अंकों की गिरावट थी। अब डाउ की जो गिरावट है ना, वो चिंता में डाल रही है। आप कहेंगे 280 पॉइंट ही तो गिरा है, लेकिन डाउ पिछले 5 दिन से लगातार गिर रहा है, और पिछले 8 दिन में से आप देखेंगे तो 7 दिन आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो लगातार आप देखिए डाउ में प्रेशर देखने को मिल रहा है। नैस्डैक और एसएनपी में जरूर हम अर्निंग्स के चलते यानी कि नतीजों के चलते कुछ पॉजिटिविटी बनती हुई देख रहे हैं, लेकिन ट्रू पिक्चर तो आपको डाउ से ही मिलती है। और डॉलर इंडेक्स भी देखिए दूसरे दिन मजबूत था, ऑलमोस्ट 99 के लेवल पर पहुंचता हुआ दिखा है। और बॉन्ड यील्ड भी उछली है कल। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि फेड ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा, लेकिन फिर भी आप देखिए 4.4% के भी पार पहुंचती हुई दिखी है। 4.42% का भी लेवल कल के सेशन में हमने पार होता हुआ दिखा। कल यूरोपियन मार्केट्स में भी 1% तक की गिरावट थी। यूके के मार्केट पर ज़्यादा प्रेशर था। और ब्रेंट क्रूड, ये है पेन पॉइंट सबसे बड़ा। ईरान का ऑफर खारिज हो गया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी जारी है, उसकी वजह से आप देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड एज वी स्पीक अभी मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट 121.5 डॉलर के आसपास के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल के सामने आ रही हैं कि यूएस मिलिट्री ने ईरान के खिलाफ जो एक्शन हुआ है, पोटेंशियल एक्शन जो होने वाला है, उसको लेकर ट्रम्प साहब को कुछ ब्रीफिंग दी है। तो कुछ ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड लेवल पर भी हमला हो सकता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी हो सकता है कि तनाव बढ़ता हुआ दिखे या फिर कुछ हमला होता हुआ दिखे, वैसी स्थिति बन रही है। इसीलिए आप देखिए क्रूड इतना तेज़ी से उछल रहा है। 3% के गेंस के साथ $121.5 के आसपास के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और यही दुनिया भर के जो मार्केट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है। न्यूक्लियर डील जब तक नहीं हो जाती, ट्रम्प साहब ने कहा है कि नाकाबंदी जारी रहेगी। और नाकाबंदी जारी रहने का मतलब है जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे तनाव और ज़्यादा बढ़ता हुआ रहेगा। तो सोना चांदी में हमने देखा गिरावट जारी है। सोना $4600 के नीचे है, और चांदी में देखें तो $73 के नीचे के जो लेवल्स हैं वो फिलहाल आपको देखने को नज़र आएंगे। अविनाश सर, कच्चा तेल यही डिसाइडिंग फैक्टर होगा या कोई और भी चीज़ है जो कि हमारे लिए कुछ राहत ला सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से देखो, मार्केट को जो परेशान करने वाला जो चीज है वो तो क्रूड ऑयल ही रहेगा। और मुझे लगता है कि जब तक कोई सोल्यूशन आता नहीं है, क्रूड मान के चलिए 120 का अगर $130 होता है तो दिक्कतें और बढ़ सकती है। देखिए, जब तक क्लियरिटी नहीं मिलती तब तक क्रूड ऑयल वोलेटाइल रहेगा। और मुझे लगता है कि अभी हम लोग एक क्रूशियल फेज में एंटर कर रहे हैं, क्योंकि सीज वायर को लेके मेरे ख्याल से 2 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं।
जी। आने वाला हफ्ता में अगर कोई क्लियर डिसिसिव एक्शन आता नहीं तो क्रूड में और वोलेटिलिटी ऑन द अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। तो यही मेरे ख्याल से एक्शन पॉइंट रहेगा। मार्केट नतीजों के ऊपर तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक वाइज तो रिएक्ट करेगी, हम्म। लेकिन मार्केट को बेस अगर अच्छा बड़ा बनाना है, अच्छी रीरेटिंग आपको देखनी है, तो मेरे ख्याल से ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर को क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। इनफैक्ट हमारे लिए तो डबल वैमी कहते हैं ना, दोहरी मार जैसी सिचुएशन है। क्रूड $121 के पार निकल गया और एफआईएस लगातार बेच रहे हैं, उससे हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। कल जैसे आप कह रहे हैं सर, 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली कल हमने एफआईएस की ओर से कैश सेगमेंट में देखी है। और अब तक आप देखेंगे अप्रैल महीने का आज आखिरी दिन है, 28 अप्रैल तक के जो आंकड़े हमारे पास है, 29 अप्रैल तक के, माफ़ कीजिए, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि 62,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली एफआईएस की ओर से कैश सेगमेंट में देखने को मिल चुकी हैं। 3-4 दिन ऐसे थे इस महीने में जहां हमने कुछ पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी, लेकिन वो हल्के हल्के खरीदारी के नंबर से मैक्सिमम 700 करोड़ रुपए तक के, और जो बिकवाली के क्वांटम रहे हैं वो तो मैक्सिमम हमने 9,931 करोड़ की 2 अप्रैल को ये भी नंबर देखा था। तो एफआईएस का रुख साफ है कि ये जो युद्ध जब तक नहीं शांत हो जाता, जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आ जाता, तब तक तो उनकी वापसी होती हुई नहीं दिख रही है। इनफैक्ट आप वायदा बाजार की तरफ आइए, वहाँ पे भी आपको यही असर दिखेगा। काफ़ी हल्की हुई थी पोजीशन सर, जब हमने सीरीज खत्म की थी उस समय लॉन्ग पोजीशंस, लॉन्ग अनवाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा हुई थी उनकी ओर से। कल भी आप देखिए लॉन्ग्स भी कट हुए हैं और शॉर्ट पोजीशन भी कट हुई है। तो ओवरऑल सर उनकी जो पोजीशनिंग है वो नीचे आई है। कल 69 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे गए हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 3,900 करोड़ रुपए की बिकवाली है। 341 करोड़ रुपए के स्टॉक फ्यूचर्स जरूर उन्होंने खरीदे हैं, 307 करोड़ रुपए के स्टॉक ऑप्शंस बेचे गए हैं उसके सामने। टोटल 3,914 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है सर एफआईएस की ओर से। वायदा बाजार की भी जहाँ तक बात है, और आप देखिए जो अब इंडेक्स में जो लॉन्ग पोजीशन है पिछले 2 दिन में देखिए सर किस तरह से नीचे आई। 19.5% थी सर 27 तारीख को। 28 अप्रैल को जो एक्सपायरी का दिन था उस दिन आप देखिए 13% के आसपास आ गई। ऑलमोस्ट आप 19.5 से अगर 13% पर आए तो 6.5% का कट वहाँ पे था। और कल परसों के मुकाबले कल का नंबर भी आप देखिए सर 12.5% के आसपास हम आ गए। तो लगातार अपनी जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो अनवाइंड कर रहे हैं। वायदा बाजार में भी एफआईएस की जहाँ तक बात है, कैश में तो बेच ही रहे थे। अभी तक ऐसा हो रहा था सर, कैश में बेच रहे थे, वायदा बाजार में कुछ कुछ इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन सर ये जो पिछले 2-3 दिन के आंकड़े हैं ये तो कुछ और ही पिक्चर बयां कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखो, सारा कुछ डिपेंड है कि क्लियरिटी और मेरे ख्याल से डिसीजन ट्रम्प साहब से कितना जल्दी आता है। अभी तो उन्होंने प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। अभी मार्केट ये वीकेंड के बाद सोचेगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली वीकेंड पे ही उनकी ट्वीट आती है और वो डिसाइड करते हैं कि सीज फायर और एक्सटेंड करना है या बातचीत करना है। तो मेरे ख्याल से देखो, सैटरडे या संडे को आपको थोड़ा बहुत न्यूज फ्लो मिलने के बाद ही मेरे ख्याल से मार्केट्स में थोड़ा एक क्लियरिटी का पोजीशन आएगा। तब तक आज का सत्र तो मेरे ख्याल से नेगेटिव ही होगा, क्योंकि क्रूड $120 होना ये हमारे लिए दोनों तरफा खराब है। रुपया 94.50 हो चुका है। क्रूड $120 बैरल जाना हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में आप देखोगे कि बहुत ही बड़ी तरह से मार्जिन कंप्रेशन हो सकता है, और यही चीज मार्केट को भी मेरे ख्याल से परेशान कर रही है, क्योंकि मार्जिन प्रेशर अगर आता है तो उसको वापस रिकवरी मोड में लाने के लिए थोड़ा तो समय लगेगा कॉर्पोरेट्स के लिए। ठीक है, ओके। तो मार्जिन प्रेशर की जो सिचुएशन है वो हो सकता है कि एक नए पेन पॉइंट के रूप में मार्केट के सामने आता हुआ नजर आए। सर कल आपसे बातचीत नहीं हो पाई थी, कल आप नहीं थे हमारे साथ। कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी। 50 साल से ज़्यादा तक ओपेक प्लस में रहने के बाद सर यूएई ने इन दोनों कार्टेल से एग्जिट करने का यहाँ पे ऐलान किया है। 1 मई से वो एग्जिट हो जाएंगे। इससे वैसे एक्सपेक्टेड है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सप्लाईज बढ़ेंगी, कच्चे तेल में या तो स्थिरता आएगी या तो फिर कीमतें नीचे आएंगी। अब उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए ये जो ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो स्थिति है ना सर, उसको ध्यान में रखते हुए अब कच्चा तेल जिस तरह से $121 के पार निकला है, ये जो यूएई वाला स्टेप है सर, ये हमारे लिए क्या राहत के तौर पर, थोड़ा लॉन्गर टर्म में देखें, राहत के तौर पर हमें देखना चाहिए? क्योंकि सर मैंने कहीं पढ़ा था कि ये हमारे साथ जब ट्रेड करते हैं या फिर कच्चा तेल देते हैं तो इंडियन करेंसी में या फिर दिराम्स में भी उसकी सेटलमेंट कर लेते हैं, डॉलर्स में इनको पेमेंट नहीं करना पड़ता। नहीं, देखिए, लॉन्गर टर्म में तो मेरे ख्याल से ये ओपेक का जो एग्रीमेंट इन्होंने तोड़ा है वो हम डेफिनेटली लॉन्गर टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि वो डिसाइड करेंगे कि कितना सप्लाई कितना डिमांड का ट्रेंड वो एस्टिमेट करेंगे। क्योंकि पहले क्या होता था कि ओपेक डिसाइड करता था कि कितना सप्लाई करना है, कितना डिमांड है। अभी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से प्राइसिंग में वॉलेटिलिटी आई है, आई थिंक यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि वो खुद ही डिसाइड मेरे ख्याल से डिसीजन लेगा। शॉर्ट टर्म में देखिए क्या होगा कि मेरे ख्याल से इसका असर क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे
काफी ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि यूएई एक बहुत बड़ा क्रूड ऑयल का प्रोड्यूसर है। हम्म। तो लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है कि उनके इकोनॉमी के लिए प्लस इंडिया जैसे कंट्री के लिए मार्केट थोड़ा स्टेबल होगा, क्योंकि सप्लाई का जो कंट्रोल है वो ज्यादातर उनके पास ही रहेगा। तो हम्म। नेट नेट लॉन्गर टर्म में अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है इससे क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ी और वोलेटिलिटी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए सप्लाई डिमांड अगर आप थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो तो उसका असर प्राइसेस पे जरूर होगा। हम्म। ठीक है, तो छोटी अवधि में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, यानी कि उठा पटक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट अभी तो उठा पटक की बजाय उठा ज़्यादा देखें, यानी कि ऊपर की ओर लेवल्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी जो है वो दुनिया भर के लिए पेन पॉइंट की सिचुएशन बनी हुई है। इस बीच सर हमारा रुपया भी लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। लगातार 5वां दिन है सर जब हमने 94 के ऊपर के लेवल्स देखे हैं। 92.5 तक के लेवल्स पर हम आगे थे जब आरबीआई का मास्टर स्ट्रोक आया था, लेकिन देखिए पिछले 5 दिन से लगातार हम कमज़ोर ही होते जा रहे हैं। और कल भी आप देखिए 31 पैसे की हमने कमज़ोरी देखी है। 94.54 के मुकाबले 94.85 ये लेवल है जहां पर हमने क्लोजिंग देखी है। बीच में एक मजबूती का सेशन जरूर हमने देखा। ये 5 दिन की लगातार गिरावट नहीं है, जब मैं कह रहा हूं कि 94 के ऊपर बरकरार हैं। 94 के ऊपर के लेवल्स पर हम मेंटेन कर रहे हैं। बीच में जो एक दो ऊपर नीचे के सेशन हुए हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि बुधवार की जहाँ तक बात है तो रुपया हमारा रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंट्राडे में हमने 95.21 का लेवल जरूर देखा था, 95 के पार भी हम चले गए थे। रिकॉर्ड लेवल पर क्लोजिंग हुई है सर ये तो वही वाली बात होगी सर, लौट के बुद्धू घर को आए। जो आरबीआई का फैसला आया था उस समय उन्होंने बचा लिया, 95 के ऊपर एक एक्शन लिया था। क्या वापस फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि आरबीआई की ओर से कुछ एक्शन होगा, या फिर 97 या 100 के लेवल्स भी एक्सपेक्ट करने लगे? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि आरबीआई का भी एक लिमिट है। आरबीआई रिलेंटलेस तो डॉलर बाय नहीं कर सकता। बट एक बात तो है कि मान के चलिए कि क्रूड $130 जाता है तो उसका कंट्रोल तो देखिए किसी का भी नहीं है। अगर ये उस लेवल तक जाता है और ये सोल्यूशन हमको मिलता नहीं है तो मार्केट तो डेफिनेटली और खींचेंगे। आई थिंक देखिए ऑलरेडी क्रूड 103 $104 से $120 हो चुका है। अभी अगर वो $130 जाता है तो मेरे ख्याल से फिर तो 95 96 रुपीज भी रुपया जा सकता है। तो ये डेफिनेटली थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। आरबीआई अपनी तरफ से जरूर कोशिश करेगा, लेकिन कितना उनके पास एमुनेशन है। था इसमें असम था और उसके साथ साथ केरल, इनमें चुनाव हुए थे सर। और पश्चिम बंगाल के जो एग्जिट पोल्स हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नज़रें यहीं पर है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बनती हुई नज़र आए। और आप एग्जिट पोल्स में देखेंगे ना तो टीएमसी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। और 5 में से 4 एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि बीजेपी को इस बार बहुमत देखने को मिलेगी। 15 साल से हम देख रहे हैं कि सर वहाँ पर दीदी का राज है, ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप पर हैं, और इस बार हो सकता है कि कुछ तख्ता पलट हो जाए, यानी कि उनका राज चला जाए और बीजेपी की बंगाल में वापसी होती हुई नजर आए। और 4 मई को सर राज्यों के चुनाव के नतीजे आने वाले, लेकिन ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये एग्जिट पोल्स ये बयां कर रहे हैं सर कि शायद बीजेपी बंगाल में आ जाए और उनकी सरकार बन जाए। क्योंकि एक ही एग्जिट पोल है सर 5 में से जो ये बता रहा है, मैट्रिक्स का, जो कि सबसे नीचे है, कि टीएमसी को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा, क्योंकि 294 सीटें और 148 सीटें आपके पास होना ज़रूरी हैं। तो 148 सीटें होंगे तो ही आप सरकार बना पाएंगे, क्योंकि बहुमत आपकी तभी साबित होगी। और बीजेपी के पक्ष में आप देखेंगे तो आपको 4 बड़े पोल्स हैं जो कि ये बयां कर रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिल जाएगी और बीजेपी की सरकार बन जाएगी। सर सेंटीमेंट वाइज देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ा एक इंडियन मार्केट्स के लिए फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या बाजार ऑलरेडी इस चीज़ को पचा चुका है? ये जो एग्जिट पोल्स हैं, नतीजे आएंगे तभी कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? नहीं बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि आज शाम को जो ट्रेंड आएंगे, और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल्स में तो ठीक है, हमको पता है कि काफी लोग बीजेपी को विक्ट्री मान के चल रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसका असर तो अभी भी बाजार में आया नहीं। और मुझे लगता है कि देखिए नतीजे आने दीजिए, 4 तारीख को आपको बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। और सही में अगर बीजेपी बंगाल में आती है तो डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा, ये एक सेंटिमेंटल रैली तो आपको जरूर देखने को मिलेगी। उसके बाद वो कितनी सस्टेन होती है वो आगे की बात है, लेकिन जरूर बंगाल में अगर बीजेपी आती है तो मार्केट को ये बात काफी पसंद आएगी, क्योंकि काफी समय के बाद इस एरिया में बीजेपी का कंट्रोल आएगा, उनका एस्टेब्लिशमेंट आएगा। तो ये बात डेफिनेटली मार्केट्स पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब मेन सवाल सर,
सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली सर। ग्लोबल संकेत खराब हैं, वो मार्केट को नीचे खींच सकते हैं। सेंटीमेंट वाइज देखिए तो ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में। ये पॉजिटिव है, ये सेंटीमेंट को बूस्ट करने का कामकाज करेगी। दो सवाल सर, पहली बात तो ये, अगर खराब शुरुआत होती है या फिर कमजोरी आ जाती है इंडियन मार्केट्स में जैसा ग्लोबल संकेत बता रहे हैं या गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, एक बार गिफ्ट निफ्टी दिखा भी दीजिए, मैं भूल ही गया आपको गिफ्ट निफ्टी दिखाना है एक बार। गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे ना तो आपको जो लेवल दिख रहा है वो 24,100 के नीचे दिख रहा है, और हमारी जो कल क्लोजिंग हुई थी 24,250 के आसपास हुई थी। मैं राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ, हमारे जो निफ्टी फ्यूचर जहाँ पे बंद हुए थे तो 150 और 10 160 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग आज इंडियन मार्केट्स में हो सकती है, कल की क्लोजिंग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो 160 पॉइंट की घबराहट है ना वो ग्लोबल संकेतों या फिर कच्चे तेल की वजह से है। सर सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो गिरावट होगी आज 24,100 के नीचे हम अगर खुलेंगे तो क्या नीचे से कोई रिकवरी आएगी, और क्या जितने लोग बैठे हुए हैं जो एक डिप का वेट कर रहे थे, क्या ये सही लेवल होगा वापस एंटर करने का, या फिर वेट कर लें 4 तारीख के फैसले आ जाएं उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से देखो संदीप, जो ट्रेडर है उसको तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, क्योंकि मार्केट आज वोलेटाइल बहुत रहेगा और $120 क्रूड ऑयल होने के बाद लगता तो नहीं है कि बाजार ऊपर खुलेगा। बाजार डेफिनेटली थोड़ा नरम ही खुलना चाहिए। रही बात इन्वेस्टर के लिए, तो मैं अभी यही कहूंगा कि देखिए, परफेक्ट मार्केट तो किसी को मिलता नहीं है। ऐसे मौके आपको अच्छी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के लिए यूज करनी चाहिए, जिनके पास पेशेंस और कन्विक्शन है, पकड़ने की ताकत है। क्योंकि मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी कंपनी ऐसे खराब माहौल में ही मिलेंगे। और आपको अगर थोड़ा सा भी इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदिए। पूरी इन्वेस्टमेंट एक साथ डालना शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी आगे बढ़ेगी, क्रूड कितना आगे जाएगा, ये कहना मुश्किल है। तो मैं कहूंगा कि 10, 15, 20% तो आप डिप्लॉय कर ही सकते हो। यहाँ पे जो कंपनीज ने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, जैसे बैंक्स हो गया, कैपिटल गुड्स है, होटल्स है, हॉस्पिटल्स है, ऑटो है, ये सारे सेक्टर्स में ग्रोथ तो डेफिनेटली अभी भी है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि 20-25% पैसा लगाओ, उसके बाद वापस थोड़ा सा मॉनिटर करो। क्योंकि अगर क्रूड $130 जाता है तो बाजार डेफिनेटली 24,000 को छूने के लिए दिक्कत रहेगी। और बाद में तो 23,800 जो पहला जो बॉटम है वो मार्केट पहला वॉच करेगा। अगर ये लेवल सस्टेन होता है तो वापस बाउंस बैक आएगा। अदरवाइज मेरे ख्याल से मार्केट में और बिकवाली आ सकती है। तो आपको हर वक्त ये मॉनिटर करके ही काम करना है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी आती नहीं है वॉर को लेके, तब तक बाजार में कोई एक तरफा तेजी आएगी ऐसा लगता है। ठीक है, तो जंग को लेकर जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक एक तरफा रैली या फिर एक तरफा मूवमेंट आपको नहीं आता हुआ दिखेगा। 25-30% पैसा अभी लगाइए, बाकी के लिए मॉनिटरिंग कीजिए। अगर सिचुएशन अच्छी रहती है तो फिर और निवेश बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप केवल 25 से 30% पैसा लगाइए। वैसे जो आप अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं, पेशेंस है और आपके पास पैसा है, तो आपको ज़रूर कुछ सिलेक्टिव मौके बाजार में ढूंढने चाहिए। कुछ स्टॉक्स की बातचीत मैं सर से करूंगा अभी। सेक्टर्स तो आपको बता ही दिए हैं, पहले भी सर ने कई बार हाईलाइट किया है। इन सेक्टर्स पर ज़रूर आप फोकस करके चल सकते हैं। तो शेयरों की बात करते हैं फिर, जहाँ जहाँ नंबर्स आए हैं, और भी शेयर में सर से पूछता चलूँगा जहाँ पे एक्शन पॉजिटिव साइड पर रह सकता है या फिर आपको जहाँ पर गिरावट पर मौके ढूंढने चाहिए। बात कर लेते हैं खबरों वाले शेयरों की। सबसे पहले बजाज फाइनेंस, इसके नंबर्स आए हैं सर। बजाज फाइनेंस सर वैसे एफआईज की काफ़ी पसंदीदा लिस्ट में रहा है, इनके पोजीशनिंग रहती है इसमें। कल जो नंबर्स आए हैं ना सर, उसमें इनका मुनाफा 5,465 करोड़ 22% बढ़कर आया और 5,500 करोड़ रुपए के आसपास बाजार मान के चल रहा था। मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन आप कह सकते हैं, जैसा बाजार मान के चल रहा था। 20% एनआई का ग्रोथ है, और ये भी थोड़ा सा हल्का सा नीचे है, लेकिन मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है अगर आप बजाज फाइनेंस के नंबर्स की बात करें हाल के मूवमेंट के बाद। और सर ये जो नंबर्स आए हैं इनमें अगर कोई डिटेल्स भी आपने देखे हो, बजाज फाइनेंस के स्टॉक में आज किस तरह का रिएक्शन रह सकता है, और अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो क्या अच्छा लेवल होगा अगर कोई डिप्स मिलते हैं आज? तो नंबर्स तो जैसे आपने कहा कि संदीप, नंबर्स तो अब काफी अच्छे हैं, इन लाइन है मेरे ख्याल से। जो बड़े निवेशक है, एफआईज है, मुझे लगता है कि डेफिनेटली मार्केट्स को सेटिस्फाई करने वाले जैसे नंबर्स है। और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी सी भी गिरावट आपको मिलती है स्टॉक में मार्केट सेंटिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। क्योंकि देखिए 22-23% का ग्रोथ इस माहौल में बहुत ही अच्छा है, और आने वाला साल भी इनके लिए होपफुली काफी अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, कंपाउंडर वाला स्टॉक है। तो आपका अगर नजरिया 15-20% है तो डेफिनेटली इसमें निवेश का मौका एक बनता है। और ये एक सॉलिड कंपनी है, एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, इनका ज्योग्राफिकल रीच भी बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है गिरावट आती है तो जरूर थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेट करना ही चाहिए।
ठीक है, नज़रिया है अगर आपका 15 से 20% का, तो धीरे धीरे स्टॉक में लंबी अवधि के लिए आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदानी पावर सर, नंबर्स बहुत शानदार आए हैं और बहुत शानदार ये स्टॉक चल भी चुका है, दोनों चीज़ें हैं। 52% मुनाफा इनका बढ़कर आया है सर। रेवेन्यू में हमने देखा है कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश काइंड ऑफ नंबर्स रहे हैं। अबिड्डा में 2% का ड्रॉप था, लेकिन मार्जिन इन्होंने मेंटेन कर लिए सर ऑलमोस्ट 33.5% के आसपास। तो मुनाफे में सर जो ग्रोथ आई है, क्या स्टॉक उसको ऑलरेडी पचा चुका है या फिर इन नंबर्स के दम पर और अपसाइड है स्टॉक में? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से नंबर्स तो अनुमान से काफ़ी बेहतर है, लेकिन आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल है। आई थिंक क्या मैनेजमेंट बात करती है, क्या आउटलुक शेयर करती है, इसके ऊपर सबकी नज़रें रहेंगी और मुझे लगता है कि अगर आप उनका आउटलुक पॉजिटिव है, अगर वो और थोड़ा एग्रेसिवली बात करते हैं, मार्केट उसको डेफ़िनेटली रिएक्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है कि इमीडिएटली कैसा स्टॉक रिएक्ट करेगा, बट नंबर्स अच्छे होने के कारण आज सुबह तो अच्छी अपटिक आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। उसके बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में जो भी इनपुट्स मिलेंगे, अगर मान के चलिए कि और फर्दर एक्सपेंशन या और अच्छी ग्रोथ वो रिकॉर्ड करने की बातें करते हैं, तो डेफिनिटली और भी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल है। तो मुझे लगता है कोई जल्दबाजी किसी को करनी नहीं चाहिए। इन्होंने पहले स्टॉक खरीदा है, थोड़ा-सा समय रुकिए। मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ से भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी कमाई हो सकती है। अगर सर किन्हीं का रखा हुआ है, नीचे के लेवल्स का मुनाफा हो रहा है 10, 20, 30% का, 40% का, उनके लिए क्या राय होगी? देखिए, नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि शेयर बाज़ार में 20-30% का अगर मुनाफ़ा होता है और बड़े लार्ज कैप कंपनीज़ में, तो आपको थोड़ा-सा तो प्रॉफ़िट बुकिंग करना चाहिए, हम्म। क्योंकि तभी आपका कैश फ्लो बनता है। तो पार्टली प्रॉफ़िट बुक करिए, पार्टली होल्ड करिए, क्योंकि देखिए नंबर्स अच्छे आने के बाद उम्मीद तो यही है कि ये स्टॉक इमीडिएटली तो कोई सेंटिमेंट वाइज़ गिरेगा नहीं, इसमें डेफ़िनिटली अपटिक ही होगा। हम्म। तो थोड़ा प्रॉफ़िट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए, क्योंकि नंबर्स मुझे लगता है आने वाले साल के लिए भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। ठीक है, ओके। सर हम मल्टी बैगर्स की बात करते हैं, जो स्टॉक का 100% यानी कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना के रिटर्न्स देते हैं। ऐसे ही मुनाफे में इतने बड़े बड़े जंप वाले दो स्टॉक्स आपके सामने रख रहा हूँ सर। नवीन फ्लोरिन 2 गुना से ज़्यादा, 2.25 गुना इनका इनफैक्ट मुनाफा हुआ है। बाजार मान के चल रहा था कि 150 करोड़ के आसपास मुनाफा आएगा, 213 करोड़ का नंबर आया। रेवेन्यू 34% ग्रो किए हैं। 800 करोड़ के आसपास बाजार मान के चल रहा था, 950 करोड़ के आसपास का नंबर आ गया। 250 करोड़ के आसपास अबिड्डा रहना था, 325 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर पेश किया सर इन्होंने 80% बढ़ाकर। और मार्जिन 25.5% वाले ऑलमोस्ट 34.5% हो गए सर। 9% के आसपास का मार्जिन में जंप है। बाजार मान रहा था 31.5% के आसपास बढ़कर आएंगे, लेकिन उससे भी कहीं बेटर नंबर आए हैं। एक हो गया ये। दूसरा सर IIFL फाइनेंस, इनका भी मुनाफा ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया। 208 करोड़ वाला 587 करोड़ आया। इनकम में भी आप देखें, टोटल इनकम 42.6% बढ़कर आई है। एक एनसीडीज के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की बात भी इन्होंने करी है। दो नंबर्स हैं सर जो कि बहुत शानदार लग रहे हैं। क्या इनमें आज मूव पॉजिटिव साइड पे दिखेगा? कमजोर बाजार अगर रहता भी है तो क्या ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देखिए, नंबर्स अच्छे आएँगे तो मार्केट डेटा को रिस्पेक्ट करता है और ये नंबर्स तो उम्मीद से काफ़ी बेहतर आ गए। अगर आप आईएफएल फाइनेंस या नवीन फ्लोरिन की बात करें, तो देखिए नवीन फ्लोरिन तो ज़्यादातर मार्केट को इसलिए भी पसंद है क्योंकि काफ़ी मोनोपोलिस्टिक बिज़नेस है और जिस प्रकार से एंड यूज़र सेगमेंट से उन्होंने अपना बिज़नेस को स्केल किया है, मुझे लगता है कि मार्केट डेफ़िनेटली आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए भी उम्मीद कर रहा है कि यही मार्जिन्स 34-35% मेंटेन हो। और अगर ऐसा होता है तो डेफ़िनेटली शेयर में और तेज़ी देखने को मिलेगी। आईएफएल फाइनेंस में भी मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री है, क्योंकि देखिए प्रॉफ़िट डबल होना अच्छी बात है, लेकिन उसको आगे सस्टेन कितना करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बेस इफ़ेक्ट का भी इफ़ेक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। बट डेफ़िनेटली आज के सत्र में सुबह आपको अच्छा अपटिक दोनों शेयर्स में देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। चलिए सर, दो अच्छे नंबर्स की बात कर लिया। अब मैं दो खराब नंबर्स आपके सामने रखता हूं सर। एक है फोर्स मोटर्स। खराब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक में रनअप बहुत अच्छा हुआ है। 40% इनका मुनाफा गिरकर आया है सर, 278 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में बढ़त है 8% की। अबिड्डा ग्रो किया, मार्जिन्स में भी जंप है, उसके बावजूद मुनाफा गिरा है सर, वो थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। और दूसरा मॉयल के नंबर से एक बार दिखाइए। मॉयल में भी हमने देखा 20% मुनाफा घटकर आया, हालांकि रेवेन्यू 2.5% बढ़ा है। इनके अबिड्डा में हमने प्रेशर देखा है आधे % के आसपास का, और मार्जिन में करीब करीब 1% के आसपास का डेंट है। सर इन दोनों स्टॉक्स पे क्या करना है इन नंबर्स के बाद? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से कहीं न कहीं मार्केट थोड़ा-सा डिसअपॉइंट ज़रूर होगा कि ऑपरेशनल एबिटा का बेनिफिट बॉटम लाइन पे नहीं आया है और मुझे लगता है कि देखिए कमोडिटी कंपनीज़ में थोड़ा-सा पिटाई ज़्यादा हो सकती है, जैसे मॉइल मैंगनीज़ ओर बनाता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा-सा ज़्यादा अगर पिटाई होगी तो मॉइल की होगी। देखिए फोर्स मोटर्स में एक बात अच्छी है कि अ, ऑपरेशनल एबिटा 25% बढ़ा है, रेवेन्यू 8% बढ़ा है, तो उसका मतलब ऑपरेशनली नंबर स्ट्रॉन्ग है।
हमको देखना पड़ेगा कि कोई वन ऑफ इसमें नहीं है, या मान के चलिए कि अगले क्वार्टर में ये कोई एडजस्टमेंट आता नहीं है, क्योंकि 40% प्रॉफिट गिरा है बॉटम लाइन पे, लेकिन कामकाजी मुनाफा 25% बढ़ा है, तो ये डेफिनेटली थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। मेरे ख्याल से फोर्स मोटर्स में शायद हो सकता है कि इतनी बिकवाली ना हो, क्योंकि वैसे भी स्टॉक बहुत इलिक्विड है। अगर गिरता भी है तो मेरे ख्याल से इसमें थोड़ी सी नीचे की लेवल पे वैल्यू बाइंग आ सकती है। ठीक है, ओके। सर इलिक्विड ज़रूर है, लेकिन मूवमेंट बहुत होने लगा पिछले कुछ दिनों से। ये 20,000 से 25,000 की जो रेंज है ना, इसमें इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे ना, आपको दिखेगा काफ़ी वॉलेटाइल है सर ये स्टॉक का इस रेंज के बीच में। पिछले कुछ 1-2 महीनों में हमने देखा है कि सर इसमें जो फोकस है ना, या फिर जो एक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा है। एक और नाम है सर सिंजीन। सिंजीन में सर नंबर्स अच्छे नहीं हैं, 20% के आसपास इनका मुनाफा टूटा है, लेकिन सिंजीन में बात यह है सर समझने वाली कि सिंजीन का स्टॉक करेक्शन ऑलरेडी काफ़ी बड़ा दिखा चुका है। हायर लेवल से आप देखेंगे ना स्टॉक सर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। कहाँ ये 728 रुपये के आसपास का इसका 52 वीक हाई था, 380 भी टेस्ट करके आया नीचे। नंबर्स आपके सामने चलते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स अच्छे नहीं हैं, मतलब डिसअपॉइंटिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे नहीं हैं। तो सर गिरावट के बाद और जिस तरह के नंबर्स आए हैं, सिंजीन में कुछ मूव बन सकता है लोअर लेवल्स पे खरीदारी का? नहीं, हो सकता है। देखिए, ये भी ऐसा स्टॉक है जो आपको सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ही अच्छा पैसा बना के देगा, क्योंकि देखिए ये ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च वाले कंपनी है, बायोकॉन की सब्सिडरी है, और इंडिया में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो मेरे ख्याल से फार्मा सेक्टर को इस स्पेस में केटर करती है, तो इनके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है। और देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आने के बाद तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत कमजोरी का ट्रेंड आपको आज शेयर में दिख सकता है, लेकिन जिसका नजरिया साल 1.5 साल का है, मुझे लगता है वही इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लगता नहीं कोई बड़ा ट्रिगर है। ठीक है। दो और नंबर्स हैं सर, सच में डिसअपॉइंटिंग है नंबर्स। अगर आप देखेंगे, मैं नंबर जब डिसअपॉइंटिंग कह रहा हूँ उसका रीज़न है, एक तो है मोतीलाल ओसवाल। उसके दो कारण हैं। पहला तो इनका जो घाटा है वो बढ़कर आया है, 65 करोड़ से बढ़कर इनका घाटा 221 करोड़ आ गया। और कहाँ ये 566 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने दर्ज किया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि दिसंबर तिमाही के जो नंबर्स आए थे उसमें ये मुनाफे में थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये मुनाफे से घाटे में आ गए। मैनेजमेंट डेफिनेटली खुश नहीं होगा अगर मुनाफा नहीं है और इतना बड़ा लॉस आता है। भले ही कितना भी इंप्रूवमेंट रेवेन्यू में आए, ऑपरेशनल एबिटा में आए, मार्केट तो बॉटम लाइन को जरूर देखता है। और मेरे ख्याल से देखिए, ये मामला मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उम्मीद थी कि इनका नंबर अच्छा आएगा। आई थिंक मार्केट में मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी, कैसा इनको आउटलुक एक शेयर करते हैं आने वाले साल के लिए, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगा। हम्म, बट आज के सत्र में दोनों काउंटर्स में एचईजी एज वेल एज मोतीलाल, इसमें तो एक नेगेटिव ट्रेंड ही सुबह आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। दो नंबर्स और हैं सर। एक है फिनो पेमेंट्स बैंक का, माफ़ कीजिए, इनका मुनाफा 70% के आसपास गिरा है सर। 24 करोड़ वाला 7 करोड़ रुपए पर आ गया। और जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स में कुछ खास दिख नहीं रहा है सर। इंडीजीन के नंबर्स देख लेते हैं। इंडीजीन का मुनाफा भी 32% घटकर आया है, रेवेन्यू में 32% का जंप है, बिड्डा बड़ा है, मार्जिन्स लेकिन टूटे हैं। 19.5% वाले मार्जिन आ गए इनके 16.3% पर। सर ये वो स्टॉक्स हैं जो कि ट्रेडर्स के रडार पर रहते हैं, जिनमें पोजीशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस तरह के नंबर्स आना सर फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अंदाजा नहीं था कि इतना खराब नंबर आएगा। आई थिंक इंडिजिन डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, बिजनेस मॉडल भी बहुत रोबोस्ट है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि इसमें एक्चुअली क्या हो गया है। इस पीरियड में कोई अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट हुआ है क्या, क्योंकि ये नंबर देखने के बाद एक बात क्लियर होता है कि इबिटा मार्जिन के ऊपर प्रेशर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो डाउन है ही। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बाज़ार आज तो इनको नेगेटिव मेरे ख़्याल से रिएक्शन ही देगा। बट आने वाले 1-2 क्वार्टर में अगर ये ट्रेंड रिवर्स होता है, या मान के चलिए कि ये वन ऑफ ही क्वार्टर था, तो डेफ़िनेटली आपको आगे एक अच्छा अपटिक देखने को मिलेगा। बट कहीं न कहीं आज तो मेरे ख़्याल से नंबर्स वीक होने के कारण इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड ही आपको देखने को मिलेगा। सर रिजल्ट्स और भी हैं, एम्फोसिस के नंबर्स भी आए हैं, 15% इनका मुनाफा बढ़कर आया है। लेकिन सर मुझे ना आपके साथ, अगर समय बचता है तो मैं एम्फोसिस को आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सर वेदांता मुझे डिस्कस करना है आपके साथ। आज सर इसमें एडजस्टमेंट दिखेगा, डी मर्जर का असर देखने को मिलेगा या फिर एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। प्राइस डिस्कवरी होनी है सर, जो चारों बिजनेसेस हैं उनका आज जो एग्जिट होना है या फिर जो डी मर्जर होना है या फिर जो अलग से लिस्ट होने हैं वो आज अलग होकर प्राइस जो बचा हुआ बिजनेस है
जिसमें इनका जिंक है, कॉपर है, जो बाकी बचा हुआ रेजिडुअल बिजनेस है, वो आज लिस्ट होता हुआ दिखेगा, जिसके लिए एक स्पेशल प्री ओपन सेशन है सर। 9:15 बजे से लेकर 9:45 पर तक, ये आधे घंटे तक ये स्पेशल प्री ओपन सेशन चलेगा, ताकि प्राइस डिस्कवरी हो चुके कि जो बचा हुआ बिजनेस है उसका ट्रू वर्थ क्या है या उसकी वैल्यू क्या है। अब एनालिस्ट का अनुमान है सर, एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि ये जो बिजनेस बचा हुआ है ये 300 से 325 के बीच में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, या फिर दोबारा ओपनिंग इसकी हो सकती है, जो कि कल के सेशन में 775 रुपये पर आई थिंक बंद हुआ था, 773.60। तो 4 कारोबार के डीमर्जर के बाद आज जो ये बची हुई कंपनी है उसका आज एडजस्टमेंट हमें दिखेगा, जिसमें पावर, एल्यूमिनियम, तेल गैस, आयरन और ये सारे कारोबार जो हैं ये अलग हो गए हैं। आज जो बची हुई कंपनी है उसकी लिस्टिंग होनी है। सर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, बैक ऑफ द एनवेलप कोई कैलकुलेशन आपकी, जिससे पता चल सके कि रेजिडुअल बिजनेस की वैल्यू कितनी है, कहाँ पे लिस्ट हो सकता है, या अनुमान क्या है? नहीं देखिए, अनुमान तो देना मुश्किल है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो बिजनेसेस आगे अच्छे चलेंगे उसमें एल्यूमिनियम और ऑयल बिजनेस मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेंगे। जो नया स्ट्रक्चर है इसमें मिली। हिंदुस्तान जिंक नहीं है, तो डेफिनेटली उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अभी जो रेसिडुअल स्टॉक रहेगा इसमें हिंदुस्तान जिंक भी इंक्लूड होगा। तो आप मेरे ख्याल से बिटवीन 300 टू 350 375 मान के चलिए, क्योंकि बाकी बिजनेसेस की वैल्यू तो अलग आएगी। हम्म। बट जो बिजनेस बचा है वेदांता में, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान जिंक तो ये डीमर्जर में प्रपोजल नहीं था। तो डेफिनेटली बिटवीन 300 टू 375 ये रेंज आप पकड़ के चलिए। आप फाइनली जब स्टॉक लिस्ट होगा तभी आपको एग्जैक्टली प्राइस का ट्रेंड का अनुमान आएगा। मान लीजिए सर, जैसे आप कह रहे हैं 300 से 375 की रेंज है जिसके बीच में ये वैल्यू हो सकती है, और मैं जो एनालिस्ट के अनुमान देख रहा हूं सर वो 300 से 325 के बीच में कह रहे हैं। सर इन लेवल्स के आसपास, मान लीजिए हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं कि 300 से 325 के बीच में अगर ओपनिंग हो जाती है, 9:45 पे ये भाव सेटल हो जाता है, तो क्या खरीदना चाहिए वेदांता का बचा हुआ जिंक कॉपर वाला बिजनेस? हाँ बिल्कुल, देखिए नंबर्स तो अच्छे आएंगे, कॉपर जिंक ये मेरे ख्याल से आउटलुक तो पॉजिटिव ही लग रहा है, लेकिन आई थिंक ये अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी, क्योंकि पहली बार ये इंडिपेंडेंट यूनिट रहेगी, फोकस्ड रहेगी। तो काफी ऐसे बड़े निवेशक है, काफी ऐसे एफआईज है जो हम्म। बिजनेस को पहले से ही फोकस्ड बिजनेस मांग के चल रहे थे, तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला स्टॉक है, बट लंबे नजरिए से। और आप बैठ के कह रहे हैं कि बाकी जो बचे हुए बिजनेसेस है उसमें वेदांता, एल्यूमिनियम और तेल गैस, इनमें वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, ओके। इस बीच आप देखिए बाजार की ओपनिंग हो गई है, बाजार जितना एक्सपेक्टेड था उससे नीचे खुले हैं, और भी ज़्यादा कमजोरी के साथ। हम 24,000 के भी नीचे खुले हैं, 23,996 का लेवल है जहां पर हमारी ओपनिंग हुई, और उसके बाद हमने नीचे 23,950 का लेवल भी तोड़ दिया। तो जितना गिफ्ट निफ्टी में प्रेशर दिख रहा था या फिर एक्सपेक्टेशन थी, उससे भी नीचे जाकर हमारी जो ओपनिंग है वो आज देखने को मिली है। तो 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ अभी भी आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 23,950 के जो लेवल्स हैं वो भी हमने ब्रीच होते हुए देखे हैं, और वहां से थोड़ा सा पुल बैक जरूर हमने देखा है, लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कच्चा तेल $121 की अभी पार पहुंचता हुआ दिखा है। कल बैंक निफ्टी जैसे तैसे हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो गया था। आज देखिए 700 पॉइंट के आसपास का फॉल है। हम खुले थे 54,900 के भी नीचे, कल 55,400 के ऊपर हम बंद हुए थे। दूसरा दिन लगातार था, फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग थी, क्लोजिंग थी कल, लेकिन आज 54,900 के भी नीचे हम खुले हैं, और 54,650 का लेवल भी हमने तोड़ा। ऑलमोस्ट 54,600 हमने टेस्ट कर लिया था, अभी हम 54,700 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो प्रेशर तो है, और विजिबल है, लाजमी भी है, वायबल भी है, क्योंकि जिस तरह से प्लान खारिज हुआ है, ईरान का कच्चा तेल उछला है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर स्थिति जस की तस है, ये एक पेन पॉइंट ज़रूर है। और कहीं ना कहीं आप देखिए जो बंगाल में एक ऑप्टिमिज्म बन रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, वो पूरी तरह से बाजार उसको इग्नोर करके फोकस इस बात पे कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाईज अगर नहीं चलती हैं, वहाँ से क्रूड का या फिर गैस की जो आवाजाही शुरू नहीं होती है, वो दुनिया भर के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है। और फेड की पॉलिसी में भी इसका रिफ्लेक्शन था कि एनर्जी प्राइसेस को लेकर जो स्थिति बन रही है उसका आने वाले समय में महंगाई पर असर देखने को मिलेगा। तो अमेरिका का तो इनफैक्ट उससे वास्ता भी नहीं है। हाँ, कच्चा तेल ज़रूर इम्पैक्ट करता है किसी भी इकोनॉमी को, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है हमारा जो पूरा फिस्कल डेफिसिट हुआ या बाकी सारी इकोनॉमी के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं डीरेल होते हुए दिख सकते हैं, अगर ये मामला लंबा चल गया या फिर कच्चा तेल 120 के ऊपर सस्टेन कर गया, $130 के आसपास के लेवल्स हमने देख लिए। तो ये एक दिक्कत की बात है। बाजार कहीं ना कहीं सर ये मान के चल रहा था कि ये जंग खत्म हो जाएगी, तो वापस सर मैं मतलब नेगेटिव नहीं साउंड करना चाह रहा हूं या फिर बेरिश साउंड नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन 22,182 से सर हम घूमे थे,
मोटा मोटी या फिर अगर हम राउंड फिगर पकड़ें तो 22,200 के आसपास का लेवल बनता है सर। क्या वापस वहां पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये स्थिति तो वैसी ही होगी जैसी सीज फायर के पहले थी। नहीं देखिए, मुझे लगता है कि मैंने उसलिए आपको कहा कि अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी 2 हफ्ते तो हमने सीज फायर की बातें सुनी है, कोई सोल्यूशन आया नहीं है। मान के चलिए अगले वीक के एंड तक अगर कोई सोल्यूशन आता नहीं है, तो फिर मामला और बिगड़ सकता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा इंतजार करेगा। देखिए, मुझे लगता है कि मार्केट को अभी भी उम्मीद है कि कोई ना कोई सोल्यूशन आएगा। और जिस प्रकार से अभी ट्रम्प साहब की बात करने की बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से वो सिग्नल दे रहे हैं, वो भी वॉर ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहते। बट अगर वॉर का सॉल्यूशन आता नहीं है, तो मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा-सा अनक्लियर होगा। तो मेरे ख्याल से 8-10 दिनों के बाद आपको प्रॉपर्ली एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। अभी तो आज मेरे ख्याल से देखिए उन्होंने रिजेक्ट किया है प्रपोज़ल। वीकेंड पे वो क्या प्रपोज़ल करते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो 8-10 दिन के बाद मान के चलिए सिनेरियो ऐसा है कि कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट और नीचे के लेवल पे जाने की पोटेंशियल रखता है, क्योंकि एक तरफा तो एफआई बेच रहे हैं, दूसरा रुपया वीक हो रहा है, और ऊपर से क्रूड का भाव जब भी 1 या $2 से बढ़ता है, तो उसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे आएगा। तो आई थिंक ये सारे संकेत जो डेफिनिटली नेगेटिव है, बट हमको 8-10 दिन वेट करना चाहिए। 8-10 दिन वेट करना होगा। कैसी सिचुएशन बनती है, स्पेशली ये ईरान और यूएस के बीच में, क्या कोई सहमति बनती है, नहीं बनती है? वैसे कहते हैं सर, जब दुख खत्म होने वाला होता है ना, तो दुख बढ़ जाता है, या फिर सिचुएशन अगर ये ईज ऑफ होनी है या फिर अगर जंग खत्म होनी है तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और कुछ वैसा ही रुझान बनता हुआ दिख भी रहा है। पिछली बार सर जब हमने क्रूड $120 के आसपास देखा था ना, उस समय इतनी चिंता नहीं थी जितनी चिंता अब बनती हुई दिख रही, क्योंकि हम एलिवेटेड लेवल्स पर बैठे हैं। 24,000 के ऊपर कल भी हम बंद हुए हैं। तो उस हिसाब से सर इस बार, पिछली बार जब ये सिचुएशन बनी थी या फिर सीज फायर होने से पहले जो सिचुएशन थी, आपको नहीं लगता सर इस समय टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट टाइम? नहीं देखिए, जैसे आपने भी कहा कि नैरेटिव बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है, और वही कारण है कि थोड़ा-सा डर लग रहा है, क्योंकि देखिए अगर कुछ होता नहीं है ना, तो ऊपर से नीचे आने में दिक्कत बिल्कुल नहीं रहेगी। और मेरे ख्याल से अभी तो मार्केट ने अप्रैल टू जून का नंबर का इफ़ेक्ट पूरी तरह से फैक्टर इन किया नहीं है। बट अगर 125 $130 क्रूड जाता है, वॉर का सॉल्यूशन निकलता नहीं है, तो डेफिनिटली इन लेवल से तो गिरावट आएगी संदीप, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट तो कोई आपको करना है, तो हम्म। पूरा पैसा मत लगाइए, क्योंकि मौके आपको बाद में मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मौका मिलेगा नहीं। निचले लेवल पे तो मार्केट वापस आपको अट्रैक्टिव दिखेगा। तो थोड़ा-सा आई थिंक वेट एंड वॉच और थोड़ा-सा वॉचफुल रहना है, क्योंकि ये लेवल से तो हम भी कंफर्टेबल नहीं है कि पूरी तरह से एग्रेसिव बाइंग करें। ठीक है, ओके। पिछले 4 महीने का, या पिछले क्या, इस साल के 4 महीने की अगर हम बात करें ना सर, एक खबर आ रही है कि इस 4 महीने में जितना एफआईएस ने बिकवाली की है ना इंडियन मार्केट्स में, जो पिछले पूरे साल की बिकवाली का नंबर है ना, उसको सरपास कर दिया। यानी कि जो 4 महीने में एफपीआई की बिकवाली हुई है, वो पिछले पूरे साल के नंबर से ज़्यादा है। जितना बेरिश मतलब एफआईज पिछले साल में थे, पूरे साल में, उससे ज़्यादा बेरिश तो वो इन 4 महीनों में हो चुके हैं सर। 1,90,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का नंबर है इन्हीं 4 महीनों की। अगर हम बात करें 2026 की, अगर मैं 2025 का आपसे नंबर बोलूं जो 1,90,000 करोड़ 2026 का है, तो एनएसडीएल की वेबसाइट से सर मैं देख के बता रहा हूँ 1,66,000 करोड़ रुपए की बिकवाली थी पूरे साल में। अगर हम 2025 में देखें तो सर दूसरा साल लगातार हो गया जब ये इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। $800 बिलियन के आसपास सर उनकी टोटल होल्डिंग है इंडियन मार्केट्स में। अगर देखें तो सर ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट से इंडिया उनकी प्रेफर्ड लिस्ट से बाहर होता जा रहा है? नहीं देखिए, काफ़ी ऐसे एफआईआर हैं जिन्होंने इंडिया को डाउनग्रेड किया है, और मेरे ख्याल से जब भी इंडिया या कोई भी मार्केट डाउनग्रेड होता है, तो पैसा तो निकलता है। इंडियन मार्केट के लिए दिक्कत वाली बात है कि मैक्रोज अभी थोड़ा-सा खराब होंगे, और ये गवर्नमेंट भी मान के चल रही है। अभी देखिए उन्होंने पेट्रोल का प्राइस बढ़ाया नहीं है, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि एक बार ये बंगाल के इलेक्शंस होते हैं, तो उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना काफ़ी नॉर्मल होगा। और जब बढ़ेंगे तभी काफ़ी सिग्निफिकेंट बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए एवरेज $85 का जो क्रूड का प्राइस था, वो अभी $120 हो गया है। हम्म। तो कहीं न कहीं इतना बड़ा इंक्रीज़ ऑयल मार्केटिंग कंपनी सस्टेन कर नहीं पाएँगी, जब तक गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करता, और गवर्नमेंट सपोर्ट करता है तो उनका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। तो प्राइस तो बढ़ने वाला है, और यही कारण है कि मार्केट थोड़ा-सा डरा हुआ है। अगर बड़ा प्राइस है कि आता है पेट्रोल में, तो उसका असर इन्फ्लेशन पे आएगा, कंज्यूमिंग सेक्टर्स पे आएगा। तो डेफिनिटली आई थिंक मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि देखिए एफआईआईज़ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपनी जो भी प्रॉफिट्स है वो निकलना चाहते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स यूएस में अभी भी अच्छे हैं। तो कहीं न कहीं वो थोड़ा-सा एक कॉशियस स्टैंड लेके ही काम कर रहे हैं। तो ये मामला
इमीडिएटली तो सुधरेगा ऐसा लगता ही नहीं है। सर, आप कह रहे थे कि 20 से 25% पैसा लगाना चाहिए, अभी बाकी के लिए वेट करना चाहिए। वो जो 20 से 25% पैसा है, आपने कुछ सेक्टर्स की बात करी थी, इसमें आप ऑटो भी कह रहे थे, कुछ बैंकिंग कह रहे थे, उनमें ओएमसीज भी आती हैं क्या सर? ये जो गिरावट हुई है 180-85 वाला, अगर 140 के आसपास आईओसी आया है, इनमें पैसा लगाएं, क्योंकि यही टाइम है जब ये नीचे मिलेंगे, गिरे हुए मिलेंगे। अगर कच्चा तेल रिकवर हो गया, नीचे आ गया आई मीन, तो फिर तो ये स्टॉक्स रिकवर हो जाएंगे। क्या उस 20 से 25% पैसा लगाने वाली लिस्ट में या पूंजी में ये स्टॉक्स भी फिट होते हैं कहीं ना कहीं? देखिए, अगर आपका नज़रिया कम से कम साल भर का है, तो डेफ़िनेटली बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी इसमें थोड़ा-थोड़ा तो आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इनका धंधा पूरी तरह से बंद होने वाला है। मुझे लगता है कि देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का बिज़नेस तो आगे भी बढ़ेगा। मुझे लगता है कि अगर आपका थोड़ा-सा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, तो ही आप इसमें 15-20% पैसा लगाएँ, बट जो सेक्टर अच्छे हैं, हमको लगता है देखिए होटल सेक्टर में हमने अभी देखे कि टूरिस्ट के इन्फ्लोज अभी भी इंडिया में काफ़ी अच्छे हैं। हम्म। प्लस मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल्स एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत सारी कंपनीज़ अभी नतीजे डिक्लेयर करेंगी, जैसे यथार्थ हॉस्पिटल हो गया, उसके बाद अपोलो है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि रिसेंटली लिस्टेड जो नोएडा की कंपनी है पार्क मेडीवर्ल्ड, ये भी बहुत अच्छी है। तो कहीं न कहीं बाज़ार जब खराब होता है ना, तब आपको ऐसे सेक्टर पे ज़्यादा प्रोटेक्शन लेना है। उसके बाद फार्मा सेक्टर है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ऑटो में अगर आपको मारुति है या मान के चलिए महिंद्रा है, आपको निचले लेवल पे मिलते हैं, तो ये यहाँ पे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पे आपको ज़्यादा कम्फर्ट आएगा। बट मैं हम्म। कहूँगा कि आईटी सेक्टर में अभी थोड़ा-सा वॉचफुल रहिए, अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है। तो ग्लोबली मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर एक ऐसा हो सकता है जहाँ पे नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर आएँगे। आपने देखा कि वेदांता के नंबर्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं। अभी करीबन 325-330 एक 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। यथार्थ हॉस्पिटल मैं होल्ड की राय दूँगा, क्योंकि पहले आपके शो पे हमने बताया था तभी करीबन 600 सवा ₹600 था, अभी ये भी काफ़ी भाग चुका है। तो यहाँ पे पोज़ीशंस होल्ड करें। और मुझे लगता है कि देखिए होटल सेक्टर में जो अंडर परफॉर्मिंग वाले स्टॉक्स हैं, जैसे लेमन ट्री हो गया, इंडियन होटल हो गया, यहाँ पे मौके अच्छे बने हैं। ये स्टॉक्स भले ही चले नहीं है, लेकिन डेफिनिटली नंबर्स अच्छे आएँगे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा मुझे लगता है करंट लेवल पे खरीद लीजिए, नंबर्स उम्मीद से काफ़ी बेहतर आएँगे। तो देखिए ऐसे समय पे थोड़ा-सा सेफ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करिए, जहाँ पे मुझे लगता है कि आपका पैसा भी बचा रहेगा और ग्रोथ भी आएगी। मैंने पर्पसली एफएमसीजी या एग्रो केमिकल नहीं दिया है, क्योंकि देखिए बारिश का जो इस बार रिपोर्ट है वो थोड़ा-सा नेगेटिव है। क्योंकि मई का महीना खत्म होने के बाद जून में जब बारिश का पहला इंडिकेशन आएगा, तभी उसका पहला असर रूरल रिलेटेड जो कंपनीज़ है एफएमसीजी उस पे आता है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे वेट एंड वॉच करिए, वहाँ पे अभी इमीडिएटली खरीदने के मौके नहीं है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जहां पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। हम बढ़ते हैं हॉट स्टॉक्स की तरफ। सर, आपने कुछ स्टॉक्स हाईलाइट किए भी हैं और कुछ स्टॉक्स आज नंबर्स के दम पर हम देखने के एक्शन में हैं। जैसा हम डिस्कस कर भी रहे थे, नवीन फ्लोरिन के नंबर अच्छा हैं, आईएफएल फाइनेंस, इनमें हमने पॉजिटिव शुरुआत देखी थी, लेकिन हायर लेवल से ये फिसल गए हैं क्योंकि बाजार का मूड माहौल काफ़ी दिक्कत में है, आज परेशानी में है। सिंजीन इस बीच सर देखिए एक आज का एक कह सकते हैं सरप्राइज पैकेट है। जैसे मैं आपको कह भी रहा था सर, नंबर्स हालांकि ठीक नहीं है, 20% के आसपास मुनाफा गिरा है, लेकिन स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो देखिए नंबर्स के दम पर आज इसमें खरीदारी आ गई 11% के आसपास की, और बजाज फाइनेंस भी 4% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। सर, सिंजीन में अगर अभी नहीं, क्योंकि 11% के आसपास का मूव आ गया, क्या अब डिप्स पर मौके आ गए हैं खरीदारी करने के? जो बुरा दौर था इस स्टॉक के पीछे है अब? नहीं, देखिए सिंजीन में नज़रिया आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो ही आप निवेश करिए, क्योंकि ये स्टॉक वैसे तो मुझे लगता है कि देखिए जब तक इसमें कोई नया ट्रिगर आता नहीं है, तब तक इसमें कोई बड़ी हलचल या बड़ा मूव आएगा ऐसा लगता नहीं है। हम्म। आपका नज़रिया अगर कम से कम 12-15 महीने है, तो थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेशन आप शुरू कर सकते हो। लेकिन आपका नज़रिया एकदम शॉर्ट टर्म है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बढ़त इमीडिएटली आएगी ऐसा लगता है। ठीक है। इस बीच आप देखिए बजाज फाइनेंस ये करीब 4% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। 3% आपको नवीन फ्लोरिन में भी आज एक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। कल सर बाजार बंद होने के बाद वारी एनर्जीज के नंबर्स आए हैं। वारी एनर्जीज के नंबर्स ठीक थे सर, कोई ऐसा नंबर्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टॉक में रिएक्शन नेगेटिव साइड पर देखने को मिला है। इनफैक्ट दोबारा से सर वो खबर फिर से आने लगी है कि यूएस की ओर से यहाँ से जो सोलर पैनल्स जाते हैं या बाकी चीज़ें जाती हैं सोलर पावर से जुड़ी हुई, उनके ऊपर एक ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो सर वारी एनर्जीज में जो आज नीजक रिएक्शन देखने को मिल रहा है नंबर्स के बाद का, क्या ये खरीदारी करने का मौका है? क्योंकि नंबर्स में तो कुछ खराब नहीं है सर।
ये देखिए, अगर आपका नज़रिया साल भर का है, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ तो डेफ़िनेटली अच्छा होगा, इनके पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक भी है। तो गिरावट अगर मिलती है, तो थोड़ा-थोड़ा एक्यूमुलेट ज़रूर करिए क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं और मेरे ख्याल से जो आउटलुक है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही आएगा। तो हम्म। उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफ़िनेटली वर्थव्हाइल है कि नज़रिया आपका मीडियम टर्म है, तो डेफ़िनेटली इसमें एक्यूमुलेट किया जा सकता है। एक सर वेल्सपन एंटरप्राइजेज देखिए सर, इनको एक ऑर्डर मिला है 7,300 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र स्टेट इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। वेल्सपन एंटरप्राइजेज में सर आप व्यू क्या लेके चल रहे हैं? नहीं, यहाँ पे भी देखिए बिज़नेस इनका काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं यही कहूँगा कि नज़रिया थोड़ा मीडियम टर्म रखिए क्योंकि कहीं न कहीं देखिए ऑर्डर बुक अच्छी है तो रेवेन्यू विज़िबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो पॉज़िटिव व्यू है लेकिन इतनी भी कोई जल्दबाज़ी मत करिए कि पूरी क्वांटिटी एक साथ खरीदना है। थोड़ा-थोड़ा करके एक्यूमुलेट करिए क्योंकि मुझे लगता है कि क्लियरली आने वाला साल का जो आउटलुक है, कमेंट्री है, वो मेरे ख्याल से ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट रहेगी। चलिए एक स्टॉक देखिए जिसको किसी भी खबर का, किसी भी जो डेवलपमेंट हो रही है, इवेंट हो रहा है, उसका कोई असर नहीं है, वो है एमटा टेक, MTAR टेक। इसको देखिए 6,000 का लेवल भी स्टॉक में आज पार होता हुआ दिखा है। 1,700 के लेवल से लगातार लोकेश सर हमें बताते आ रहे हैं स्टॉक 2,700 रुपये पर। हमने बजट के दिन भी उन्होंने रिकमेंड किया था इसको, और देखिए अभी स्टॉक 6,000 का लेवल भी पार कर चुका है। तो अगर 1,700 से अगर आपने इसको होल्ड किया है तो ये स्टॉक आपको ऑलमोस्ट 3.5 गुना के आसपास की जंप दिखा चुका है। और बजट के डे से भी, यानी कि 1 फरवरी से भी अगर आप देखेंगे तो 3 महीने का समय हुआ है, और 3 महीने में आप देखिए स्टॉक आपको 2 गुना से ज़्यादा की वैल्यू ऑलरेडी दिखा चुका है। 1 महीने में ये 70% के आसपास, और 6 महीने में अगर आप देखेंगे 140% का रिटर्न दे चुका है। 2.4 टाइम्स का जंप आ चुका है। लोकेश सर तो कह रहे हैं कि अभी भी इसको होल्ड करना चाहिए। आपका क्या व्यू है सर? जिस तरह का रनअप स्टॉक में हो चुका है, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को। सर इतने रनअप के बाद अभी भी इसमें बने रहना चाहिए या फिर मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए? आप तो कह रहे थे अच्छे स्टॉक्स में अगर 20-30% रिटर्न बन रहा हो तो ले लेना चाहिए। सर इसमें तो 6 महीने में 150% का रिटर्न बन रहा है। नहीं देखिए, जिन्होंने निचले लेवल पे संदीप ये स्टॉक खरीदा है ना, उनको तो थोड़ा-सा पैसा रिकवर करना चाहिए क्योंकि देखिए बाज़ार में एक गोल्डन रूल होता है कि जब तक आप प्रॉफ़िट को कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं करते, तब वो पैसे का मतलब कुछ होता नहीं है और मुझे लगता है कितना भी अच्छा कंपनी हो, कितना भी अच्छा शेयर हो इतने छोटे समय में अगर स्टॉक आपको इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो कम से कम 10, 15, 20% तो आपको बुक करना है। ऐसा नहीं कि आपको आगे रिटर्न मिलेंगे नहीं, बट जो भी है मेरे ख्याल से अपना कैपिटल रिकवर करिए और बाकी की जो भी क्वांटिटी है आप उसको फ्री करिए, तो उससे क्या होता है ना कि आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाज़ार में बढ़ती है। हम्म। क्योंकि बाज़ार में ऐसा है कि जब गिरता है तभी किसी को पूछ के गिरेगा नहीं और जब बढ़ेगा तभी किसी को बोलेगा नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये फैक्टर्स अपने कंट्रोल में नहीं है। तो 15-20% बुक करिए, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। HEG देखिए, एक बार नंबर्स खराब आए हैं, घाटा बढ़ा है, तो स्टॉक देखिए आज 10% नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। सर पिछला क्वार्टर अगर आपको याद हो तो नंबर्स इनके अच्छे आए थे, तो स्टॉक बहुत अच्छा चला था। साथ में ग्रेफाइट इंडिया भी बहुत अच्छा चला था। सर एक क्वार्टर अच्छा, एक खराब, एक क्वार्टर खराब, एक खराब क्वार्टर अच्छा। तो HEG कई पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है क्या? ये देखिए जब तक क्लैरिटी आती नहीं है अभी तो मेरे ख्याल से कुछ डीमर्जर की भी बातें चल रही है इस बिज़नेस का, तो मुझे एग्ज़ैक्ट डिटेल्स पता नहीं है, लेकिन मान के चलिए कि डीमर्जर होता है उसके बाद मार्केट अनुमान करेगा कि बिज़नेस थोड़ा स्टेबल हो। क्योंकि देखिए जभी भी क्वार्टरली अर्निंग्स या प्रॉफिट वोलेटाइल होता है ना, तो ऐसी कंपनीज़ को मार्केट ज़्यादा पॉज़िटिवली देखता नहीं है। मार्केट को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, मार्केट को कंसिस्टेंसी पसंद होती है। जभी भी ऐसा मामला होता है कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट, दूसरे क्वार्टर में लॉस, तभी ऐसी कंपनीज़ में एक तरफ़ा तेज़ी वहीं बनती है। यार ऐसे भी बताइए, कल नंबर्स के बाद 16% चला, नंबर्स बहुत शानदार थे अनडाउटेडली। कल ये स्टॉक एक समय 16% भी चल गया था। आज 4% की गिरावट है। कल भी हार लेवल से हल्का होकर बंद हुआ था सर, 7% के आसपास की बढ़त लेकर बंद हुआ था। करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं या फिर मुनाफा वसूली करना चाहते हैं सर, मौका छोड़ नहीं रहे हैं। तो गार्डन रीच में सर अभी क्या व्यू होना चाहिए? क्या जिनके पास है, जिन्होंने ऊपर में 3200-3300 भी देखा, क्या उनके लिए इन लेवल्स पर बेच देना चाहिए घबराहट में, या बने रहना चाहिए? और जिनको फ्रेश भी लेना है सर, उनके लिए भी राय दीजिए। नहीं देखिए, ये स्टॉक में मुझे लगता है कि अगले डेढ़ 2 साल की ऑर्डर बुक है। डिफेंस का प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले सालों में नंबर्स और भी अच्छे आएँगे। लेकिन इस लेवल से इमीडिएटली कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है। देखिए अगर नज़रिया आपका साल डेढ़ साल का है और आपके पास उतना टाइम है, पेशेंस है, तो ही आप निवेशित रहिए। जो लोग अटके हुए हैं, मैं इनको यही कहूँगा कि अगर हो सके तो थोड़े से नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेट करिए, लेकिन नज़रिया 12 से 18 महीने का रखिए। नंबर्स अच्छे आएँगे, आगे भी अच्छे आएँगे, लेकिन अभी जो शेयर का प्राइस है, उसको बढ़ने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, ओके, परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है। मैं तो इनफैक्ट सर आपसे वेदांता भी डिस्कस करना चाह रहा था। 280 रुपये का प्राइस दिख रहा है सर एनएसई की स्क्रीन पर, अगर आप उस पर कोई राय दे सकें। नहीं तो जाने से पहले कोई सर डिस्क्लेमर अगर आप शेयर करें। नहीं देखिए, अगर 280 चल रहा है और आपको खरीदना है तो अच्छा मौका है। देखिए क्या होता है, पहले दिन पे जो प्राइस डिस्कवरी होती है संदीप, उसमें किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हम्म। एग्जैक्ट वैल्यू है। ये तो अंदाज से लोग वैल्यू लगाते हैं, और मुझे लगता है कि आपको अगर लंबा इनिंग्स खेलनी है तो 280 पे तो बहुत अच्छी वैल्यू बनती है। लेकिन इस बार आपको आपका खुद का डिसीजन यूज करना है। मुझे तो काफी अट्रैक्टिव लग रही है, और कहीं ना कहीं मार्केट इनको अपने नंबर्स के ऊपर ही फाइनली इवेल्युएट करेगा। बट 280 डेफिनेटली अट्रैक्टिव लग रहा है। तो जिनके पास लिक्विडिटी है उनको मौका जरूर पकड़ना चाहिए। और डिस्क्लोजर के बारे में मैं ये कहूंगा कि जो भी शेयर्स आज हमने आपके शो पे कहे हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही शेयर्स बताए, बट पर्सनल लेवल पे मेरी कोई पोजीशन नहीं। सर वैसे ना मैं कोटक सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। ये दिखाइए, ये वाला चार्ट दिखाइए, ये वाला 282 रुपये के आसपास की वैल्यू दी थी सर उन्होंने। ये जो रेजिडुअल बिजनेस है ना, या पेरेंट कंपनी कह लीजिए, या जिंक कॉपर जो बचा हुआ कारोबार है, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास ही खुल रहा है सर। तो बाजार कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 64% के आसपास का। एनएसई के पेज पर जाइए और वेदांता देखिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा 280 रुपये का प्राइस। जो प्री ओपन में प्राइस चल रहे हैं ना, ये प्राइस नहीं है, मतलब ये ट्रेडेबल प्राइस नहीं है। ये प्री ओपन में जो अभी घमासान चल रहा है ना बुल्स और बियर्स के बीच में, या फिर प्राइस डिस्कवरी करने वालों के बीच में, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये पेरेंट कंपनी का देखिए सर, 282 रुपये का जो अनुमान था, एनएसई के पेज पे जाके देखिए, आपको 280 रुपये का ये सर प्राइस देखिए आ गया। 64% के सर एडजस्टमेंट के साथ खुला, यानी कि जो 4 बिजनेसेस हैं उनकी वैल्यू कुछ 64% के आसपास बाजार ने असाइन की है। अभी ये प्राइस 945 पे जाके सेटल होगा। लेकिन सर 280 जैसे आप कह रहे हैं लुक्रेटिव प्राइस है, तो सच में अगर इन्हीं लेवल्स पे सेटल हो गया तो मतलब ले लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, राइट? नहीं बिल्कुल, देखिए आप ये बात समझ के लिए, वैसे तो 945 तक ये ट्रेडिंग विंडो हाँ है। हाँ हाँ। बट आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी पे एग्जैक्ट प्राइस इसकी क्या फेयर वैल्यू है, वो पहले दिन पे तो आपको पता नहीं चलेगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल। देखिए जब इंडिपेंडेंट यूनिट लिस्टेड होगी और इंडिपेंडेंट यूनिट्स के नंबर आएंगे, तभी आपको आगे समझ में आएगा कि आगे का पोटेंशियल क्या है। बट 280 275 में अगर आपको मिलता है तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको एंट्री करनी चाहिए। कम से कम पूरा 100% नहीं तो कम से कम 25-30% तो आप एलोकेट कर सकते हो। बिल्कुल, अगर आपका मेटल कारोबार में जिंक कॉपर जैसे बिजनेसेस में व्यू है, अच्छा लेवल है 270 200 275 280 का, जहां पर आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू। थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया ये। कोई डिस्क्लेमर सर जाने से पहले? नहीं, जैसे मैंने कहा कि जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंट्स भी यही स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए, बट पर्सनल लेवल कोई पोजीशन। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर। बड़ा एनलाइटनमेंट होता है सर आपसे बातचीत करके, बड़ा फंडामेंटली चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका, एंड विश यू अ वेरी गुड डे सर।